नमस्कार। आज हम ब्रिटिश भारत की भू राजस्व व्यवस्थाओं पर जरा गहराई से बात करेंगे। ये वो तरीके थे जिनसे अंग्रेजों ने भारत की खेती और अर्थव्यवस्था को, आप कह सकती हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, उनका मुख्य मकसद तो पैसा कमाना था ना। और हाँ, जमीन का लगान। वो सबसे बड़ा जरिया था। बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग हिस्सों में, मतलब जरूरत के हिसाब से, अलग अलग नीतियां अपनाई। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली व्यवस्था से, स्थायी बंदोबस्त। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं शायद। का ही सुना इसके बारे में। हाँ, इस्तमरारी भी कहते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। पहले 1790 में 10 साल के लिए लाए थे, बंगाल और बिहार में। फिर 3 साल बाद 1793 में इसे परमानेंट, मतलब स्थायी कर दिया। परमानेंट यानी हमेशा के लिए। इसका मकसद क्या था? मतलब क्यों इसे स्थायी किया गया? मकसद सीधा था, कंपनी के लिए एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम पक्की करना। वो हर साल लगान तय करने, उसे इकट्ठा करने के झंझट से बचना चाहते थे। एक तय रकम हर साल, बस। अच्छा, तो ये तो कंपनी के लिए बड़ा आसान हो गया होगा। लेकिन फिर जमीन का क्या हुआ? मालिक कौन बना? और लगान वसूलता कौन था? यही यही इस सिस्टम का असली पेच था। जमीन का मालिक बना दिया गया जमींदारों को। जमींदारों को? मतलब जो पहले शायद सिर्फ लगान वसूलते थे, वो अब मालिक बन गए। हाँ, बिल्कुल। अब उनका काम था किसानों से लगान वसूलना, और उसमें से एक पहले से तय, मतलब परमानेंटली फिक्स्ड अमाउंट सरकारी खजाने में जमा करना। और बंटवारा कैसे होता था? मतलब जमींदार को क्या मिलता था, सरकार को क्या? हिसाब मोटा मोटा ये था कि कुल वसूली का लगभग 11वां हिस्सा सरकार का, और बाकी बचा 11वां हिस्सा जमींदार का, उसकी मेहनत, उसकी सेवाओं के बदले। ओह, तो सरकार ने तो अपनी कमाई पक्की कर ली और सारी सिरदर्दी जमींदार पर डाल दी। फिर तो जमींदार बहुत ताकतवर हो गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। वो एक नया पावरफुल क्लास बन गए। सरकार ने तो लगान कितना हो, कैसे वसूला जाए, इन सब बातों से खुद को एक तरह से अलग ही कर लिया। और इसका सीधा असर किसानों पर? उनकी जिंदगी कैसे बदली? असर बहुत गहरा पड़ा, और ज्यादातर बुरा ही था। किसान जो शायद पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती कर रहा था, वो अब सिर्फ रैयत बनकर रह गया। मतलब जमींदार का काश्तकार, जमीन पर उसका मालिकाना हक, वो खत्म हो गया। मालिकाना हक खत्म? इसका मतलब तो सिर्फ खेती की जमीन गई, ऐसा नहीं होगा। गांव में तो जमीन से और भी चीजें जुड़ी होती हैं। सही पकड़ा आपने, बहुत अहम बात है ये। सिर्फ खेती नहीं गए, जो उनके पारंपरिक अधिकार थे ना, जैसे गांव की साझी जमीन होती है, चारागाह, उसका इस्तेमाल करना। हाँ, या जंगल से लकड़ी लाना। बिल्कुल, जंगल से लकड़ी या दूसरे उत्पाद लाना, सिंचाई के जो पुराने साधन थे, तालाब वगैरह, उनका इस्तेमाल करना, मछली पकड़ना, ये सब अधिकार भी एक तरह से छिन गए, क्योंकि कानूनी तौर पे जमीन का मालिक अब जमींदार था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और लगान, क्या वो वाजिब था? मतलब किसान आसानी से दे पाते थे? नहीं, स्रोत तो यही बताते हैं कि लगान की दरें बहुत ज्यादा थीं, अत्यधिक ऊंची। और उससे भी बड़ी मुसीबत थी वसूली की सख्ती। सख्ती किस तरह की? एक नियम था जिसे अनौपचारिक तौर पर लोग सूर्यास्त कानून भी कहते थे। मतलब अगर जमींदार तय तारीख को सूरज डूबने से पहले लगान जमा नहीं कर पाया तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। अब सोचिए जमींदार पर कितना दबाव रहता होगा, और वो दबाव फिर किस पर निकलता होगा? किसानों पर। जाहिर है, वो नीलामी से बचने के लिए किसानों से और ज्यादा सख्ती से वसूली करता होगा। बिल्कुल, किसान बेचारा दोहरी मार झेल रहा था। एक तो ऊंचा लगान, ऊपर से जमींदार की सख्ती और मनमानी। वो पूरी तरह जमींदार की दया पर निर्भर हो गया। शोषण बहुत बढ़ गया। ये व्यवस्था कहाँ-कहाँ लागू थी? सिर्फ बंगाल बिहार में या और भी जगह? शुरुआत बंगाल बिहार से हुई, लेकिन बाद में इसे बनारस डिवीजन और उत्तरी मद्रास के कुछ जिलों में भी लागू किया गया। कुल मिलाकर देखें तो ब्रिटिश भारत की लगभग 19% जमीन पर यह स्थायी बंदोबस्त था। तो इसका निचोड़ ये हुआ कि कंपनी ने अपनी इनकम सिक्योर करने के लिए किसानों और खुद के बीच जमींदारों की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। और इन जमींदारों का ध्यान खेती सुधारने पर नहीं, सिर्फ लगान वसूलने पर था। हाँ, बिल्कुल, यही इसका सार है। जमींदारों का इंटरेस्ट लगान कलेक्शन में था, ना कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। जमीन की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़े, सिंचाई के साधन कैसे बेहतर हों, इन सब में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। और इससे खेती का लंबा नुकसान हुआ। एक ऐसा ढांचा बन गया जो किसानों के शोषण पर ही टिका था। ठीक है, ये तो हुई स्थायी बंदोबस्त की बात। अब दूसरी व्यवस्था पर आते हैं, रैयतवाड़ी। इसके नाम में रैयत है, यानी किसान। तो क्या ये किसानों के लिए बेहतर थी? हाँ, नाम से तो यही लगता है।
और इसके पीछे जो सोच थी वो स्थायी बंदोबस्त से अलग थी। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका क्रेडिट दिया जाता है। मुनरो और रीड। अच्छा, और ये लागू कहाँ हुई? सबसे पहले इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे तमिलनाडु के बारामहल जिले में शुरू किया गया। फिर धीरे धीरे ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी के काफी बड़े हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के कुछ इलाकों तक फैल गई। मद्रास, बम्बई, काफी बड़े इलाके थे ये तो। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से पर, मतलब लगभग 51% खेती वाली जमीन पर यही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। 50% से ज्यादा? तो इसमें खास क्या था? स्थायी बंदोबस्त से ये अलग कैसे थी? सबसे बड़ा फर्क यही था कि इसमें सरकार ने जमींदार जैसे बिचौलियों को हटा दिया। ओह, तो कोई बिचौलिया नहीं? नहीं, सरकार ने सीधा किसानों से यानी रैयतों से ताल्लुक रखा। इस सिस्टम में किसान को ही उसकी जमीन का मालिक माना गया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। किसान मालिक बन गया। हाँ, कानूनी तौर पर मालिक, और लगान भी उसे सीधे सरकार को ही देना होता था, बीच में कोई जमींदार नहीं। ये तो सुनने में स्थायी बंदोबस्त से काफी बेहतर लग रहा है। किसान अपनी जमीन का मालिक, सीधा सरकार से डील कर रहा है। तो क्या इससे किसानों की हालत वाकई सुधरी? देखिए, कागज पर तो ये बहुत अच्छा दिखता था, किसान मालिक है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। दो बड़ी दिक्कतें थीं। क्या थी वो? पहली बात, स्थायी बंदोबस्त की तरह यहां लगान परमानेंट नहीं था। हर 20 या 30 साल में जमीन का सर्वे होता था और लगान की दर उसे बदला जा सकता था, मतलब बढ़ाया जा सकता था। अच्छा, तो अनिश्चितता बनी रहती थी। और दूसरी दिक्कत? दूसरी और शायद सबसे बड़ी दिक्कत, यहां भी लगान की दरें बहुत बहुत ज्यादा थीं। यहाँ भी? कितनी ज्यादा? स्रोत बताते हैं कि ये दरें आमतौर पर कुल उपज का 33% से लेकर 55% तक थी। 55%? मतलब आधे से ज्यादा फसल लगान में चली जाए तो किसान के पास बचेगा क्या? क्या फायदा हुआ फिर मालिक बनने का? यही तो असल प्रॉब्लम थी। इतनी ऊंची लगान दरें, ऊपर से भारतीय खेती की अनिश्चितता, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई। हाँ, फसल तो हमेशा एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। तो किसान बेचारा अक्सर लगान चुका ही नहीं पाता था, और फिर क्या होता था? उसे गांव के महाजन या साहूकार के पास जाना पड़ता था, कर्ज लेने के लिए, भारी ब्याज पर। और एक बार कर्ज के जाल में फंसा तो बस फंस गया। उससे निकलना लगभग नामुमकिन था। जमीन भले किसान के नाम थी, पर अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार उस पर कब्जा कर लेता था। तो किसान मालिक होकर भी एक तरह से महाजन का बंधुआ बन गया। तो क्या इस व्यवस्था में सुधार की कोई कोशिश नहीं हुई? ये तो साफ है कि ये भी किसानों के लिए बहुत भारी पड़ रही थी। हाँ, कोशिशें हुई। 1836 के बाद विंगेट और गोल्डस्मिथ जैसे कुछ अफसरों ने सुधार किए। उन्होंने ये कोशिश की कि लगान सिर्फ जमीन के एरिया के हिसाब से ना लगे, बल्कि ये भी देखा जाए कि जमीन कितनी उपजाऊ है, सिंचाई के साधन हैं या नहीं, इन चीजों को ध्यान में रखा जाए। अच्छा, तो कुछ तो बेहतर हुआ होगा इससे? हाँ, थोड़ी बेहतरी जरूर आई। इसे किसान और कंपनी दोनों के लिए पहले से कुछ ठीक माना गया। लेकिन जो मूल समस्या थी ना, लगान का भारी बोझ, वो काफी हद तक बनी ही रही। तो रैयतवाड़ी का सार ये निकलता है कि किसान को कागज पर मालिकाना हक तो मिला, बिचौलिए हटे, लेकिन लगान इतना ज्यादा था कि वो आजाद नहीं हो पाया, उल्टा महाजनों के चंगुल में फंस गया। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि सिर्फ कानूनी हक दे देना काफी नहीं है। अगर आर्थिक बोझ इतना ज्यादा हो कि आदमी की कमर ही टूट जाए। किसान मालिक था, पर स्वतंत्र नहीं था। चलिए, अब तीसरी और आखिरी व्यवस्था पर आते हैं, महालवाड़ी। ये कहाँ थी और इसमें क्या अलग था? महलवाड़ी व्यवस्था आई मुख्य रूप से गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जो आज का यूपी और आसपास का एरिया है, फिर मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब में। पंजाब में? हाँ, पंजाब में भी। ये ज्यादातर वो इलाके थे जहां स्थायी बंदोबस्त या तो कामयाब नहीं हुआ था, या फिर वहां जमींदारी उतनी मजबूत नहीं थी, और शायद रैयतवाड़ी भी उन्हें वहां के लिए ठीक नहीं लगी। ब्रिटिश भारत के लगभग 30% हिस्से पर यह महालवाड़ी सिस्टम था। 30%? ठीक ठाक बड़ा हिस्सा था ये भी। अच्छा, इसके नाम में महाल शब्द है, इसका क्या मतलब है? महालवाड़ी? महाल का मतलब होता था एक गांव या कभी-कभी कुछ गांवों का समूह, एक यूनिट। गांव या गांवों का समूह, एक यूनिट। तो यहां लगान कैसे तय होता था? क्या किसी एक किसान के लिए या?
नहीं, यही इसकी खासियत थी। यहाँ लगान की इकाई न तो कोई एक जमींदार था जैसे स्थायी बंदोबस्त में, और न ही कोई अकेला किसान जैसे रैयतवाड़ी में, तो फिर बल्कि लगान पूरे महाल के लिए, मतलब पूरे गांव या गांव समूह के लिए एक साथ तय किया जाता था, कलेक्टिवली। पूरे गांव के लिए एक साथ? तो क्या पूरा गांव मिलकर लगान चुकाता था? सामूहिक जिम्मेदारी। हाँ, सिद्धांत तो यही था। पूरे महाल की कलेक्टिव जिम्मेदारी थी कि जो कुल लगान तय हुआ है वो सरकारी खजाने में जमा हो। ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन गांव के अंदर कैसे बंटता था लगान? क्या सब बराबर देते थे? नहीं, गांव के अंदर हर किसान का हिस्सा उसकी जमीन के हिसाब से अलग अलग तय होता था। लेकिन लगान इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया या किसी बड़े आदमी की होती थी। उसे लंबरदार कहते थे। लंबरदार, हाँ सुना है ये शब्द। तो वो पूरे गांव की तरफ से जिम्मेदार था? हाँ, वही सरकार के साथ लगान का एग्रीमेंट करता था और उसी की जिम्मेदारी थी कलेक्शन की। और जमीन का मालिकाना हक वो किसका था? लंबरदार का या किसानों का? इस सिस्टम में कम से कम सिद्धांत में तो जमीन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं माना गया, बल्कि पूरे गांव समुदाय का साझा स्वामित्व माना गया, कलेक्टिव ओनरशिप। साझा स्वामित्व, सामूहिक जिम्मेदारी, ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। क्या ये व्यवस्था कामयाब रही? बाकी दो से बेहतर थी? नहीं, देखिए, सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये व्यवस्था भी बुरी तरह फेल हुई। फेल हुई? क्यों? क्या गड़बड़ हुई इसमें? सबसे बड़ी गड़बड़ हुई लगान तय करने के तरीके में। अधिकारियों ने लगान तय करते वक्त ये नहीं देखा कि जमीन से असल में कितनी उपज हो रही है। तो फिर कैसे तय किया? उन्होंने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि इस जमीन से कितनी उपज हो सकती है, और ये अनुमान अक्सर असलियत से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगाया जाता था। ओहो, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बल्कि पोटेंशियल प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दिया, वो भी बढ़ा चढ़ाकर। हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए, किसानों के लिए इतना भारी लगान चुकाना, वो भी अनुमानित उपज पर आधारित, ये तो नामुमकिन सा हो गया। तब तो बड़ी मुश्किल हुई होगी। मुश्किल, विनाशकारी नतीजा हुआ। स्रोत बताते हैं कि बहुत से किसान लगान के बोझ से बचने के लिए अपनी जमीनें छोड़ छोड़कर भागने लगे। गांव के गांव खाली होने का डर पैदा हो गया। भागने लगे? हाँ, और जब लगान जमा नहीं होता था तो सरकार वसूली के लिए बहुत सख्ती करती थी, और क्योंकि जिम्मेदारी सामूहिक थी तो इसका बोझ पूरे गांव पर पड़ता था। वो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी बात लग रही थी, वो असल में एक भयानक बोझ बन गई। यानी एक अच्छा लगने वाला आइडिया भी अगर गलत आकलन पर आधारित हो तो वो किसानों के लिए मुसीबत ही बन जाता है। बिल्कुल। इससे ये साफ हुआ कि लगान कितना है और उससे कैसे तय किया जा रहा है, ये प्रोसेस कितना जरूरी है। अगर असेसमेंट ही गलत है, बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम चाहे जो भी हो, किसानों का भला नहीं हो सकता। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इस सिस्टम में अक्सर गांव के ताकतवर लोग, जैसे लंबरदार या बड़े किसान, वो छोटे और कमजोर किसानों का शोषण करते थे। क्योंकि जिम्मेदारी सामूहिक थी तो वो अपना बोझ दूसरों पर डालने की कोशिश करते थे। अच्छा, ये भी होता था? हाँ, और कई बार छोटे किसानों की जमीनें भी हथिया ली जाती थी, या तो लालच देकर या दबाव डालकर। तो कुल मिलाकर आज हमने ब्रिटिश भारत की इन 3 बड़ी भू राजस्व प्रणालियों, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पर विस्तार से बात की। हमने देखा कि तीनों के काम करने के तरीके, उनके इलाके, उनके असर सब अलग-अलग थे। हाँ, अलग जरूर थे, लेकिन अगर आप निचोड़ देखें तो एक बात साफ है, चाहे जमींदार के जरिए लगान लिया, चाहे सीधे किसान से या फिर पूरे गांव से, इन सभी सिस्टम्स का जो असली मकसद था वो एक ही था। क्या? अंग्रेजी हुकूमत के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना, भले इसकी कीमत भारतीय किसान को चुकानी पड़े, यहाँ की खेती को चुकानी पड़े। और ये कीमत वाकई बहुत भारी थी, जैसा हमने देखा। इन नीतियों ने भारतीय खेती के जैसे कमर ही तोड़ दी। किसान लगान के बोझ तले ऐसा दबा कि न उसके पास अपनी हालत सुधारने को कुछ बचा, न खेती में दोबारा इन्वेस्ट करने को। बिल्कुल। नतीजा क्या हुआ? बढ़ती हुई गरीबी और कर्ज का एक ऐसा जाल, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। अगर हम तीनों के मुख्य नतीजों को संक्षेप में कहें तो? हाँ, तो स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार को बीच में लाकर खड़ा कर दिया, किसानों के पुराने अधिकार छीन लिए और उन्हें सिर्फ लगान देने वाला बना दिया। रैयतवाड़ी ने किसान को मालिक तो बनाया, पर लगान इतना ज्यादा रखा कि वो आजाद होने के बजाय महाजनों का गुलाम बन गया। और महालवाड़ी ने सामूहिक जिम्मेदारी का बोझ डाला, लेकिन गलत और भारी भरकम आकलन की वजह से किसानों को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। ये तीनों ही अपने अपने तरीकों से किसान के शोषण का एक जरिया बनी।